शारदा थानवी आज अपनी YouTube चैनल पर लेकर के आई हूँ कक्षा 11th के हिंदी कंपलसरी की पुस्तक, हिंदी अनिवार्य की पुस्तक मितान्वी, दूसरा अध्याय राजस्थान की रजत बूंदें, जो लिखा हुआ है अनुपम मिश्र द्वारा। राजस्थान की रजत बूंदें, जैसे नाम से ही स्पष्ट होता है कि राजस्थान में जो पानी की कमी है, उस पानी की कमी को पूरा करने के लिए क्या क्या प्रयास किए जाते हैं, किस तरीके से प्रयास किए जाते हैं, ये पूरा का पूरा इसमें बता रखा है। बहुत अच्छा पाठ, बहुत स्पष्ट शब्दों में मैं इसका व्याख्या समझाऊंगी अपने इस वीडियो में। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको मात्र स्क्रीन पर दिए गए बेल आइकन को दबाना है। हम प्रारंभ करते हैं। राजस्थान की रजत बूंदें, अनुपम मिश्र द्वारा लिखा गया। पसीने में तरबतर चेलवांजी कुएं के भीतर काम कर रहे हैं। यहाँ शब्द आता है चेलवांजी, जिसको कहते हैं हम राजमिस्त्री या ऐसा व्यक्ति जो कुएं को खोदने का काम करता है और वही उसके अंदर सक्षम होता है, उसी के अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो उस कुएं को खोद करके अच्छी तरीके से तैयार कर सके। तो चेलवांजी कहते हैं एक प्रकार का राजमिस्त्री। कोई 30-35 हाथ गहरी खुदाई हो चुकी है। अब भीतर गर्मी बढ़ती जाएगी। जमीन से नीचे जब खुदाई होती है तो उसके नीचे की जो उष्मा है वो भाप बन करके उड़ती है और वो गर्मी पैदा करती है। तो जैसे जैसे नीचे खुदाई होती जाती है वैसे वैसे गर्मी बढ़ती जाती है। कुएं का व्यास घेरा बहुत ही संकरा है। उखड़ों बैठे चेलवांजी की पीठ और छाती से एक एक हाथ की दूरी पर मिट्टी है। उखड़ू मतलब उखड़ू, पैर को ऐसे उखड़ू करके बैठ करके पीठ और पेट जब मिल जाते हैं तब वो उस स्थिति को कहते हैं उखड़ू। इतनी संकरी जगह में खोदने का काम कुल्हाड़ी या फावड़े से नहीं हो सकता। खुदाई यहाँ बसौली से की जा रही है। बहुत छोटी सी जगह होने के कारण से वहां फावड़े का उपयोग नहीं कर सकते, कुल्हाड़ी का उपयोग नहीं कर सकते, इसलिए वहां पर छोटी बसौली होती है। बसौली में पीछे लकड़ी का डंडा होता है और आगे लोहे का फावड़े नुमा ही थोड़ा छोटा सा लोहे का फलदार एक घेरा सा लगा होता है। लोहे का फलदार एक हत्था लगा होता है जिससे कि खुदाई की जाती है। बसौली छोटी डंडी का छोटे फावड़े जैसा औजार होता है। नुकीला फल लोहे का और हत्था लकड़ी का। कुएं की गहराई में चल रहे मेहनती काम पर वहां की गर्मी का असर पड़ेगा। गर्मी कम करने के लिए ऊपर जमीन पर खड़े लोग बीच बीच में मुट्ठी भर रेत बहुत जोर के साथ नीचे फेंकते हैं, ताकि जो हवा है वो उस मिट्टी के साथ में नीचे जा सके। इससे ऊपर की ताजी हवा नीचे फिकाती है और गहराई में जमा दम घोटू गर्म हवा ऊपर लौटती है। इतने ऊपर से फेंकी जा रही रेत के कण नीचे काम कर रहे चेलवांजी के सर पर लग सकते हैं, इसलिए वे अपने सिर पर कांसे, पीतल या अन्य किसी धातु का एक बर्तन टोप की तरह पहने हुए रहते हैं। इसके अंदर चेलवांजी जब नीचे खुदाई करता है तो वो अपने सिर के ऊपर कोई टोप है, लोहे का कोई बर्तन है या कांसे का कोई बर्तन है, पीतल का कोई बर्तन है, वो अपने सिर की रक्षा के लिए वो पहने रखते हैं, ताकि ऊपर से जब मिट्टी नीचे फेंकी जाए तो वो मिट्टी के कण तेज गति से आने के कारण से उनके सर के ऊपर लगे नहीं। नीचे थोड़ी खुदाई हो जाने के बाद चेलवांजी के पंजों के आसपास मलबा जमा हो जाता है। ऊपर रस्सी से एक छोटा सा डोल या बाल्टी उतारी जाती है। जो ऊपर खड़े लोग हैं वो बाल्टी या डोल देते हैं। मिट्टी उसमें भर दी जाती है और पूरी सावधानी के साथ ऊपर खींचते समय भी बाल्टी में से कुछ रेत, कंकड़, पत्थर नीचे गिर सकते हैं। टोप इनसे भी चेलवांजी का सिर बचाएगा। चेलवांजी यानी कि चेजारो, कुएं के खुदाई और एक विशेष तरह की चिनाई करने वाले दक्षतम लोग। चेलवांजी उन लोगों को कहते हैं। यह काम चेजा कहलाता है। कुएं खोदने का काम कहलाता है चेजा। चेजारो जिस कुएं को बना रहे हैं वह भी कोई साधारण ढांचा नहीं है। कुएं यानी बहुत छोटा सा कुआं। कुआं पुल्लिंग है और कुएं स्त्रीलिंग। कुआं क्या है? पुल्लिंग शब्द है और कुएं स्त्रीलिंग। यह छोटी भी केवल व्यास में ही है। कुआं व्यास में बड़ा होता है। गहराई तो इस कुएं की भी कहीं से कम नहीं है। गहराई कुएं के समान ही होती है, लेकिन बस व्यास में थोड़ी सी कम होती है। राजस्थान में अलग अलग स्थानों पर एक विशेष कारण से कुएं की गहराई कुछ कम या ज्यादा होती है। कुएं एक और अर्थ में कुएं से बिल्कुल अलग है। कुआं भूजल को पाने के लिए बनता है, यानी कि भूमि में जो जल है स्थित है उसको पाने के लिए कुएं का निर्माण किया जाता है। पर कुएं भूजल से ठीक वैसे नहीं जुड़ती जैसे कुआं जुड़ता है। कुएं वर्षा के जल को बड़े विचित्र ढंग से समेटती है, तब भी जब वर्षा ही नहीं होती। यानी कुएं में न तो सतह पर बहने वाला पानी है न भूजल है। यह तो नीति नेति जैसा कुछ पेचीदा मामला है। मरुभूमि में रेत का विस्तार और गहराई अथाह है। यह वर्षा अधिक मात्रा में भी हो तो उसे भूमि में समा जाने में देर नहीं लगती।
पर कहीं कहीं मरुभूमि में रेत की सतह के नीचे प्राय 10-15 हाथ से 50-60 हाथ नीचे खड़िया पत्थर की एक पट्टी चलती है। यह पट्टी जहां भी है काफी लंबी चौड़ी है, पर रेत के नीचे दबी रहने के कारण ऊपर से दिखती नहीं है। ऐसे क्षेत्रों में बड़े कुएं खोदते समय मिट्टी में हो रहे परिवर्तन से खड़िया पट्टी का पता चल जाता है। बड़े कुओं में पानी तो 150-200 हाथ पर निकल ही आता है, पर वह प्राय खारा होता है। कुओं का पानी जब नीचे से निकलता है तो वो खारा होता है, इसलिए पीने के काम में नहीं आ सकता। बस तब इन क्षेत्रों में कुइयां बनाई जाती है। पट्टी खोजने में पीढ़ियों का अनुभव भी काम में आता है। जो खड़िया मिट्टी की पट्टी होती है वो खोजी जाती है जमीन में। बरसात का पानी किसी क्षेत्र में एकदम बैठे नहीं तो पता चल जाता है कि रेत के नीचे ऐसी पट्टी चल रही है। यह पट्टी वर्षा के जल को गहरे खारे भूजल तक जाकर मिलने से रोकती है। ऐसी स्थिति में उस बड़े क्षेत्र में वर्षा पानी भूमि की रेतीली सतह और नीचे चल रही पथरीली पट्टी के बीच अटक कर नमी की तरह फैल जाता है। तेज पड़ने वाले गर्मी में इस नमी की भाप बनकर उड़ जाने की आशंका उठ सकती है, पर ऐसे क्षेत्रों में प्रकृति की एक और अनोखी उदारता काम करती है। रेत के कण, जो बालू मिट्टी के रेत के कण होते हैं, जो रेतीली मिट्टी में मरुभूमि में मिलते हैं, वो बहुत ही बारीक होते हैं। वे अन्यत्र मिलने वाली मिट्टी के कणों की तरह एक दूसरे से चिपकते ही नहीं। हमेशा उनके अंदर क्या रहता है, अलग अलग अलगाव रहता है। जहाँ लगाव है वहां अलगाव भी होता है। जिस मिट्टी के कण परस्पर चिपकते हैं वे अपनी जगह भी छोड़ते हैं और इसीलिए वहां कुछ खाली स्थान छूट जाता है। जैसे दोमट या काली मिट्टी के क्षेत्र में गुजरात, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, बिहार आदि में वर्षा बंद होने के बाद धूप निकलने पर मिट्टी के कण चिपकने लगते हैं और धरती में, रेत और आंगन में दरारें पड़ जाती हैं। ऐसा कुछ भी राजस्थान में नहीं होता। मरुभूमि में वर्षा होती है, जब बंद हो जाती है वर्षा तब क्या होते हैं, मिट्टी सूख जाती है, लेकिन मिट्टी में दरारें नहीं आएंगी, क्योंकि यहाँ पर अलगाव, मिट्टी का एक गुण होता है अलगाव का, यानी कि वो कण वापस बिखर जाते हैं। धरती की जो संचित नमी होती है इन दरारों से गर्मी पड़ते ही वाष्प बनकर वापस वातावरण में लौटने लगती है, पर यहाँ बिखरे रहने में ही संगठन है। मरुभूमि में रेत के कण समान रूप से बिखरे रहते हैं। यहाँ परस्पर लगाव नहीं, इसलिए अलगाव भी नहीं होता। पानी गिरने पर कण थोड़े भारी हो जाते हैं पर अपनी जगह नहीं छोड़ते, इसीलिए मरुभूमि में धरती पर दरारें नहीं पड़ती। भीतर समाया वर्षा का जल भीतर ही बना रहता है। एक तरफ थोड़े नीचे चल रही पट्टी इसकी रखवाली करती है, तो दूसरी तरफ ऊपर रेत के असंख्य कणों का कड़ा पहरा बैठा रहता है। इस हिस्से में बरसी बूंद बूंद रेत में समाकर नमी में बदल जाती है। अब यहाँ कुएं बन जाए तो उसका पेट, उसकी खाली जगह चारों तरफ रेत में समाई नमी को फिर से बूंदों में बदलती है। बूंद बूंद रिसती है और कुएं में पानी जमा होने लगता है। खारे पानी के सागर में अमृत जैसा मीठा पानी। इस अमृत को पाने के लिए मरुभूमि के समाज ने खूब मंथन किया। अपने अनुभवों को व्यवहार में उतारने का पूरा एक शास्त्र विकसित किया है। इस शास्त्र ने समाज के लिए उपलब्ध पानी को 3 रूपों में बांटा है। अब जो 3 रूपों का पानी है वो देखिए, वो कौन कौन सा है। पहला रूप है पालपरानी, यानी सीधे बरसात से मिलने वाला पानी। जो सीधे बरसात से प्राप्त होता है वो है पालपरानी, उसको कहा जाता है पालपरानी। ये धरातल पर बहता है, धरती पर ही बहता रहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। यहाँ आदि शब्दों में भी बहुत कुछ है। जो आदि शब्द पीछे लिखा है सेंटेंस में, यह धरातल पर बहता है और इसे नदी, तालाब आदि में रोका जाता है। आदि मतलब और भी कई संसाधन है जिनमें रोका जाता है। उसका पूरा विवरण आगे कहीं और मिलेगा। पानी का दूसरा रूप है पाताल पानी। पहला रूप था पालपरानी, दूसरा रूप है पाताल पानी। यह वही भूजल है जो कुओं में से निकाला जाता है। पाताल पानी होता है जो भूजल के यानी कि भूमि के अंदर चला गया है। पालपरानी और पाताल पानी के बीच पानी का तीसरा रूप है रेजानी पानी। धरातल से नीचे उतरा लेकिन न तो पाताल में मिल पाया और ना ही पानी, न तो मतलब धरातल से तो नीचे उतर गया, जमीन से नीचे उतर गया, लेकिन पाताल में मिल नहीं पाया, उसको कहते हैं रेजानी पानी। वर्षा की मात्रा नापने में भी इंच या सेंटीमीटर नहीं बल्कि रेजा शब्द का प्रयोग किया जाता है, और रेजा का माप धरातल पर हुई वर्षा को नहीं, धरातल में समाई वर्षा को नापता है। कई बार हम देखते हैं जब आता है, जब वर्षा ऋतु होती है तब आता है कि इतने सेंटीमीटर वर्षा हुई, इतनी मिलीमीटर वर्षा हुई। तो जब जो पानी पालपरानी नहीं रह गया, मतलब जो धरातल पर बहने वाला पानी नहीं रह गया लेकिन धरती के अंदर चला गया, लेकिन भूजल में नहीं समाया
उस पानी की मात्रा को नाप करके बताया जाता है कि इतनी मिलीमीटर या इतनी सेंटीमीटर वर्षा हुई। धरातल में समाई वर्षा को नापता है। मरुभूमि में पानी इतना गिरे कि 5 अंगुल भीतर समा जाए तो उस दिन की वर्षा को 5 अंगुल रेजा कहेंगे। रेजानी पानी खड़िया पट्टी के कारण पताल परानी से अलग बना रहता है। ऐसी पट्टी के अभाव में रेजानी पानी धीरे धीरे नीचे जाकर पाताली पानी में मिलकर अपना विशिष्ट रूप खो देता है। जब खड़िया मिट्टी की पट्टी नहीं होती है तो वो क्या होता है, धीरे धीरे रिस करके कहाँ चला जाता है, पताली पानी में चला जाता है, यानी कि पताल पानी में चला जाता है और वहां पर जाकर के खारा हो जाता है, अपने मीठेपन को खो देता है। यदि किसी जगह भूजल पताली पानी खारा है तो रेजानी पानी भी उसमें मिलकर के खारा हो जाता है। इस विशिष्ट रेजानी पानी को समेट सकने वाली कुई बनाना सचमुच एक विशिष्ट कला है। 4-5 हाथ के व्यास की कुई को 30 से 60-65 हाथ की गहराई तक उतारने वाले चेजारो कुशलता और सावधानी की पूरी ऊंचाई नापते हैं। चेजो यानी चिनाई का श्रेष्ठतम काम कुई का प्राण है। चेजो को कहते हैं कुई का प्राण, जो हम कहते हैं चिनाई की जाती है कुई बनाने के बाद में अंतिम जो प्रयास किया जाता है उसका खाका तैयार करने का, वो होता है चिनाई का काम। इसमें थोड़ी सी भी चूक चेजारों के प्राण ले सकती है। हर दिन थोड़ी थोड़ी खुदाई होती है, डोल से मलबा निकाला जाता है और फिर आगे की खुदाई रोककर अब तक हो चुके काम की चिनाई की जाती है, ताकि मिट्टी भसके या धसके नहीं। मिट्टी आगे जाकर के धसक जाएगी तो क्या होगा, जो चेलवांजी है, जो काम करने वाला है, वो उसके अंदर मिट्टी के अंदर धंस जाएगा और उसकी मृत्यु भी हो सकती है। तो इसलिए साथ साथ में चिनाई का काम भी होता रहता है। 20-25 हाथ की गहराई तक जाते जाते गर्मी बढ़ती जाती है और हवा भी कम होने लगती है। तब ऊपर से मिट्टी भर भर रेत नीचे तेजी से फेंकी जाती है। मरुभूमि में जो हवा रेत के विशाल टीलों तक को यहाँ से वहां उड़ा देती है, वही हवा यहाँ कुई की गहराई में एक मुट्ठी रेत से उड़ने लगती है और पसीने में नहा रहे चेलवांजी को राहत दे जाती है। कुछ जगहों पर कुई बनाने का यह कठिन काम और भी कठिन हो जाता है। किसी किसी जगह ईंट की चिनाई से मिट्टी को रोकना संभव ही नहीं हो पाता। तब कुई को रस्से से बांधा जाता है। पहले दिन कुई खोदने के साथ साथ खीप एक प्रकार की घास है। खीप नाम की घास का ढेर जमा कर लिया जाता है। चिजारो खुदाई शुरू करते हैं और बाकी लोग खीप की घास से कोई 3 अंगुल मोटा रस्सा बटने लगते हैं। खीप की घास को बटने लगते हैं, यानी कि उसको चोटी की तरह गूंथ करके उसका मोटा रस्सा सा बनाया जाता है। पहले दिन का काम पूरा होते होते कोई 10 हाथ गहरी हो जाती है। इसके तल पर दीवार के साथ सटाकर रस्से का पहला गोला बिछाया जाता है और फिर उसके ऊपर दूसरा, तीसरा, चौथा, इस तरह ऊपर आते जाते हैं। खीप घास से बना खुरदरा मोटा रस्सा हर घेरे पर अपना वजन डालता है और बटी हुई लड़ियां एक दूसरे में फंसकर मजबूती से एक के ऊपर एक बैठती जाती हैं। रस्से का आखिरी छोर ऊपर रहता है। अगले दिन फिर कुछ हाथ मिट्टी खोदी जाती है और रस्से की पहले दिन जमाई गई कुंडली दूसरे दिन खोदी गई जगह में सरका दी जाती है। ऊपर छुटी दीवार में अब नया रस्सा बांधा जाता है। रस्से की कुंडली को टिकाए रखने के लिए बीच बीच में कहीं कहीं चिनाई भी करते जाते हैं। लगभग 5 हाथ के व्यास की कुई में रस्से की एक ही कुंडली का सिर्फ एक घेरा बनाने के लिए लगभग 10-15 हाथ लंबा रस्सा चाहिए। 1 हाथ की गहराई में रस्से के 8-10 लपेटे खप जाते हैं और इतने में ही रस्से की कुल लंबाई 150 हाथ हो जाती है। अब यदि 30 हाथ गहरी कुई की मिट्टी को थामने के लिए रस्सा बांधना पड़े तो रस्से की लंबाई 4000 हाथ के आसपास बैठती है। नए लोगों को तो समझ में भी नहीं आएगा कि यहाँ कुई खुद रही है या रस्सा बन रहा है। कहीं कहीं न तो ज्यादा पत्थर मिलता है और न खीप ही। कहीं कहीं न तो ज्यादा पत्थर मिलता है न खीप ही, लेकिन रेजानी पानी है तो वहां भी कुइयां जरूर बनती हैं। ऐसी जगहों पर भीतर की चिनाई लकड़ी के लंबे लट्ठों से की जाती है। लट्ठे अरनी, बण, कैर, बावल या कुमुट के पेड़ों के डगालों से बनाए जाते हैं। डगाले कहते हैं मोटे तनों को, मोटी टहनियां, तने हैं या फिर टहनियां हैं मोटी मोटी, उनको कहते हैं डगाले। इस काम के लिए सबसे उम्दा लकड़ी अरनी की ही मानी जाती है। अरनी पेड़ होता है उसकी मानी जाती है, यानी कि लट्ठे उसी की लकड़ी के बनाए जाते हैं। पर उम्दा या मध्यम दर्जे की लकड़ी न मिल पाए
तो आग तक से भी काम लिया जाता है। आग का पेड़ जो राजस्थान का प्रमुख पेड़ है उससे भी काम में लिया जाता है। लट्ठे नीचे से ऊपर की ओर एक दूसरे में फंसाकर सीधे खड़े कर दिए जाते हैं, फिर इन्हें खींप की रस्सी से बांधा जाता है। कहीं कहीं चग की रस्सी भी काम में लाते हैं। यह बंधाई भी कुंडली का आकार लेती है, इसलिए इसे सांपणी भी कहते हैं। सांपणी एक तरह की बंधाई है जो लट्ठों को बांधने के काम में ली जाती है। नीचे खुदाई और चिनाई का काम कर रहे चेलवांजी को मिट्टी की खूब परख रहती है। खड़िया पत्थर की पट्टी आते ही सारा काम रुक जाता है। इस क्षण नीचे धार लग जाती है, चिजारों ऊपर आ जाते हैं। कुई की सफलता यानी सजलता उत्सव का अवसर बन जाती है। यूं तो पहले दिन से काम करने वालों का विशेष ध्यान रखना यहाँ की परंपरा रही है, पर काम पूरा होने पर तो विशेष भोज का आयोजन होता था। चेलवांजी को विदाई के समय तरह तरह की भेंट दी जाती थी। चिजारों के साथ काम का यह संबंध उसी दिन नहीं टूट जाता था। आज प्रथा से उन्हें वर्ष भर के 30 त्योहारों में, विवाह जैसे मंगल अवसरों पर नेग भेंट दी जाती और फसल आने पर खलियान में उनके नाम से अनाज का एक अलग ढेर भी लगता था। अब सिर्फ मजदूरी देकर भी काम करवाने का रिवाज आ गया है। कई जगहों पर चिजारों के बदले सामान्य गृहस्थ भी इस विशिष्ट कला में कुशल बन जाते थे। जैसलमेर के अनेक गांवों में पालीवाल ब्राह्मणों और मेघवालों, अब अनुसूचित जाति के अंतर्गत आते हैं मेघवाल जो है, के हाथों से 100-200 बरस पहले बनी पार या कुइयां आज भी बिना थके पानी जुटा रही हैं। कुई का मुंह छोटा रखने में 3 बड़े कारण हैं। रेत में जमा नमी से पानी की बूंदें बहुत धीरे धीरे रिसती हैं। दिन भर में एक कुई मुश्किल से इतना ही पानी जमा कर पाती है कि उससे 2-3 घड़े भर सकें। कुई के तल पर पानी की मात्रा इतनी कम होती है कि यदि कुई का व्यास बड़ा हो तो कम मात्रा का पानी ज्यादा फैल जाएगा और तब उसे ऊपर निकालना संभव नहीं होगा। छोटे व्यास की कुई में धीरे धीरे रिसकर आ रहा पानी 2-4 हाथ की ऊंचाई ले लेता है। कई जगहों पर कुई से पानी निकालते समय छोटी बाल्टी के बदले छोटी चरस का उपयोग भी इसी कारण से किया जाता है। अब चरस किसे कहते हैं? धातु की बाल्टी पानी में आसानी से डूबती नहीं, पर मोटे कपड़े या चमड़े की चरस के मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा होता है। ये चरस होती है मोटे कपड़े की बनी हुई या फिर चमड़े की बनी हुई, जिसके मुंह पर लोहे का वजनी कड़ा बना होता है। चरस पानी से टकराता है, ऊपर का वजनी भाग के कारण से नीचे के भाग पर गिरता है और इस तरह कम मात्रा के पानी में भी ठीक से डूब जाता है। भर जाने के बाद ऊपर उठते ही चरस अपना पूरा आकार ले लेता है। पिछले दौर में ऐसे कुछ गांवों के आसपास से सड़कें निकली हैं, ट्रक दौड़े हैं, ट्रकों की फटी ट्यूब से भी छोटी चरसें बनने लगी हैं। कुई के व्यास का संबंध इन क्षेत्रों में पड़ने वाली तेज गर्मी से भी है। व्यास बड़ा हो तो कुई के भीतर पानी ज्यादा फैल जाएगा। बड़ा व्यास पानी को भाप बनकर उड़ने से रोक नहीं पाएगा। कुई को उसके पानी को साफ रखने के लिए उसे ढककर रखना जरूरी है। छोटे मुंह को ढकना सरल होता है। हर एक कुई पर लकड़ी के बने ढक्कन ढके मिलेंगे। कहीं कहीं खस की टट्टी की तरह घास फूस या छोटी छोटी टहनियों से बने ढक्कनों का भी उपयोग किया जाता है। जहाँ नई सड़कें निकली हैं और इस तरह नए और अपरिचित लोगों की आवक जावक भी बढ़ गई है, वहाँ अमृत जैसे इस मीठे पानी की सुरक्षा भी करनी पड़ती है। इन इलाकों में कई कुइयों के ढक्कनों पर छोटे छोटे ताले भी लगने लगे हैं। ताले कुई के ऊपर पानी खींचने के लिए लगी घिरनी चक्री पर भी लगाए जाते हैं। कुई गहरी बने तो पानी खींचने की सुविधा के लिए उसके ऊपर घिरनी या चक्री भी लगाई जाती है। यह गरेड़ी, चरखी या फरेड़ी कहलाती है। फरेड़ी लोहे की 2 भुजाओं पर भी लगती है, लेकिन प्राय यह गुलेल के आकार के एक मजबूत तने को काटकर उसमें आर पार छेद बना कर लगाई जाती है। इसे ओड़ाक कहते हैं। ओड़ाक और चरखी के बिना इतनी गहरी और संकरी कुई से पानी निकालना बहुत कठिन काम बन सकता है। ओड़ाक और चरखी चरसी को यहाँ वहाँ बिना टकराए सीधे ऊपर तक ले आती है। पानी बीच में छलक कर गिरता नहीं। वजन खींचने में तो इससे सुविधा ही रहती ही है। खड़िया पत्थर की पट्टी एक बड़े भाग से गुजरती है, इसलिए उस पूरे हिस्से में एक के बाद एक कुई बनती जाती है। ऐसे क्षेत्र में एक बड़े साफ सुथरे मैदान में 30-40 कुइयां भी मिल जाती हैं। हर घर की एक कुई, परिवार बड़ा हो तो एक से अधिक भी। निजी और सार्वजनिक संपत्ति का विभाजन करने वाली मोटी रेखा कुई के मामले में बड़े विचित्र ढंग से मिट जाती है। हर एक की अपनी अपनी कुई है, उसे बनाने और उससे पानी लेने का हक उसका अपना है। लेकिन कुई जिस क्षेत्र में बनती है वह गांव समाज की सार्वजनिक जमीन है।
उस जगह बरसने वाला पानी ही बाद में वर्ष भर नमी की तरह सुरक्षित रहेगा और इसी नमी से साल भर कुइयों में पानी भी भरेगा। नमी की मात्रा तो वहां हो चुकी वर्षा से तय हो गई है। अब उस क्षेत्र में बनने वाली हर नई कुई का अर्थ है पहले से तय नमी का बंटवारा। इसलिए निजी होते हुए भी सार्वजनिक क्षेत्र में बनी कुइयों पर ग्राम समाज का अंकुश लगा रहता है। बहुत जरूरत पड़ने पर ही समाज नई कुई के लिए अपनी स्वीकृति देता है। हर दिन सोने का एक अंडा देने वाली मुर्गी की चिर परिचित कहानी को जमीन पर उतारती है कुई। इससे दिन भर में बस 2-3 घड़ा मीठा पानी निकाला जा सकता है। इसलिए प्राय पूरा गांव गोधूली बेला में कुइयों पर आता है। तब मेला सा लग जाता है। गांव से सटे मैदान में 30-40 कुइयों पर एक साथ घूमती घिरनियों का स्वर गोचर से लौट रहे पशुओं की घंटियों और रमानी की आवाज में समा जाता है। 2-3 घड़े भर जाने पर डोल और रस्सियां समेट ली जाती हैं। कुइयों के ढक्कन वापस बंद हो जाते हैं। रात भर और अगले दिन भर कुइयां आराम करेंगी। रेत के नीचे सब जगह खड़िया की पट्टी नहीं है, इसलिए कुई भी पूरे राजस्थान में नहीं मिलेगी। चूरू, बीकानेर, जैसलमेर और बाड़मेर के कई क्षेत्रों में यह पट्टी चलती है और इसी कारण वहां गांव-गांव में कुइयां ही कुइयां हैं। जैसलमेर जिले के एक गांव खरेड़ों की ढाणी में तो 120 कुइयां थीं। लोग इस क्षेत्र को 6 बीसी 6 गुणा 20 के नाम से भी जानते थे। कहीं कहीं इन्हें पार भी कहते हैं। जैसलमेर तथा बाड़मेर के कई स्थान पार के कारण ही आबाद हैं और इसीलिए उन गांवों के नाम भी पार पर ही हैं, जैसे जानरे आलो पार और सिरगू आलो पार। अलग अलग जगहों पर खड़िया पट्टी के भी अलग अलग नाम हैं। कहीं यह चारोली है तो कहीं धाधड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टूरो बलियो के नाम से भी जानी जाती है, तो कहीं पर इस पट्टी का नाम केवल खड़ी भी है। खड़ी के नाम अलग अलग बता रखे हैं। देखिए, धाधड़ो, धड़धड़ो, कहीं पर बिट्टूरो बलियो, तो कहीं पर केवल खड़ी भी। और इस खड़ी के बल पर खारे पानी के बीच मीठा पानी देती खड़ी रहती है कुई। तो ये बच्चों मैंने आपको समझाया है राजस्थान की रजत बूंदे अनुपम मिश्र द्वारा लिखा गया पाठ, जो कक्षा 11th में लगाया गया है एनसीईआरटी बोर्ड के अंतर्गत। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और चैनल को भी सब्सक्राइब करना ना भूलें, जिसके लिए आपको स्क्रीन पर दिए गए बेल का आइकन को दबाना है। तो आज के लिए धन्यवाद और नमस्कार। अगले वीडियो में मिलेंगे।